कल हम लोगों ने न्यूटन के तीनों नियमों को जाना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका स्टेटमेंट था कि एवरी ऑब्जेक्ट विच इज इनिशियली एट रेस्ट और विच इज इन मोशन वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट whether it is state of rest or state of motion unless or until an unbalanced external force act over it। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहा हमसे? न्यूटन का सेकेंड लॉ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोगों ने फोर्स के मैथमेटिकल फॉर्म को देखा। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो न्यूटन सेकेंड लॉ से आया। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स अप्लाई किए उसके प्रोपोर्शनल में मोमेंटम चेंज आएगा। ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने गन का दिया था। बुलेट आगे जाता है, गन पीछे की ओर रिकॉइल करता है। हॉस पाइप वाला एग्जाम्पल बताया था कि फायर ब्रिगेड फायर फाइटर्स जब हॉस पाइप को ऑन करते हैं वाटर को, तो उसको होल्ड करने के लिए 2-3 लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना तेज पानी आगे जा रहा है हॉस पाइप पे भी इक्वल फोर्स लग रहा है। अब इसके बाद आज हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ के एक एप्लीकेशन को जानने जा रहे हैं, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है हमसे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर रामू अपने नन्हे नन्हे पैरों से 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से रनिंग कर रहा था और इसका वेट है, मास है 40 kg रामू का। अब इसके पीछे रोशन है। अब रोशन का वेट है 80 kg। रोशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब रोशन का वेलोसिटी ज्यादा कर लो, तब तो दोनों जाके टक्कर लगाएगा। तो रोशन का वेलोसिटी 6 है। रोशन कुछ आगे गया और उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में टक्कर हुआ। दोनों के बीच टक्कर हुआ, ठीक ना। यहाँ पे है वो कोलिजन का सीन। और उसके बाद फिर दोनों सेपरेट हो गए। ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, रोशन का मास तो 80 kg है, तो 80 kg ही होगा। टक्कर में इसका मास उसके पास तो जा नहीं सकता। इसका मास 40 kg है, तो ये कुछ गेन तो कर नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या होगा, रोशन का जो मोमेंटम था वो ट्रांसफर हो गया रामू पे। यानी कि रोशन के मोमेंटम का कुछ पार्ट ट्रांसफर होके आ गया रामू के पास। तो अब इसका मोमेंटम इंक्रीज हुआ। तो मोमेंटम इंक्रीज होगा तो कैसे होगा? इसका मोमेंटम डिक्रीज होगा और इसका मोमेंटम इंक्रीज होगा। मोमेंटम इंक्रीज होने का क्या शर्त है हमारे पास? मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ अ बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे तो रॉकेट है नहीं, रॉकेट एक ऐसा सिस्टम है जो वेरिएबल मास सिस्टम है। वहाँ पे भी कंजर्वेशन मोमेंटम है, लेकिन तस्वीर न देंगे, जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल बताए कि मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट में ईंधन जलता जा रहा है
और रॉकेट आगे जाता जा रहा है। तो जितना ईंधन खपत हो गया उतना तो मास कम होगा ना रॉकेट का। तो रॉकेट जो है एक एग्जाम्पल है वेरिएबल मास सिस्टम का, लेकिन यहाँ पे रोशन और रामू जो है ये कांस्टेंट मास वाले सिस्टम में है। तो यहाँ पे मास तो इंक्रीज या डिक्रीज होने से रहा, तो हम देख रहे हैं कि रोशन का मोमेंटम इंक्रीज हो गया। रोशन का मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो जरूर रोशन का वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा, रोशन का वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे अभी रोशन और रामू कोलाइड किए, दोनों के बीच में टकराव हुआ, तो ये था हमारा इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट से पहले का टोटल मोमेंटम इम्पैक्ट के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोशन वाले में एक चर्चा करना भूल गए थे। ये रामू, ये रोशन, ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच कोलिजन हुआ, तो जितना फोर्स रोशन लगाया रामू पे उतना ही फोर्स रामू लगाया होगा किस पे, रोशन पे। मानो कि रोशन F1 फोर्स लगाया और रामू F2 फोर्स लगाया, तो यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ से हम लोग बोलेंगे कि दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रोशन ज्यादा फोर्स लगाया रामू कम फोर्स लगाया, नहीं, जितना फोर्स रोशन लगाया उतना ही फोर्स रामू भी लगाया, जितना फोर्स रोशन लगाया उतना ही फोर्स रामू भी लगाया। तो अब स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्लियर है आप लोगों को। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जितना फोर्स रोशन रामू पे लगा रहा था उतना ही फोर्स रामू भी रोशन पे लगाया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक सिस्टम ले रहा हूँ। सिस्टम क्या है हमारे पास? हमारे पास एक बॉल है A जिसका मास है m1 और दूसरा बॉल है B जिसका मास है m2। ठीक है, m1 बॉल जो है ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m1 बॉल u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बॉल B जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इन दोनों को कंबाइंड लेंगे हम एक सिस्टम की तरह। अभी इन दोनों का जो मोशन है ये एक सिस्टम है। ठीक, अब यहाँ पे कंफर्म है हमारे पास कि u1 जो है वो ग्रेटर है किससे? u2 से। u1 ग्रेटर है u2 से, तो क्या होगा कि u1 स्पीड इसका ज्यादा है तो कुछ दूर जाने के बाद बीच का गैप खत्म होगा और इन दोनों के बीच एक कोलिजन होगा। अगर इसका वेलोसिटी कम होता तो इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता चला जाता, लेकिन इसका वेलोसिटी ज्यादा है, u1 का वैल्यू ज्यादा है u2 से, तो आगे जाके दोनों कोलाइड करेंगे, आगे जाके दोनों कोलाइड हुए। अब इस कोलिजन के केस में क्या हुआ कि ये जो है बॉल A बॉल B पे फोर्स लगाएगा, बॉल A जो है बॉल B पे फोर्स लगाया, इसको हम लोग बोले FAB, यानी कि फोर्स बाय A ऑन B। और इसके अपोजिट बॉल B भी फोर्स लगाएगा किस पे? A पे, उसको हम लोग बोलेंगे FBA। ठीक है, अब न्यूटन के थर्ड लॉ से
हम यह क्लियर कर लेंगे कि दोनों फोर्स जो होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो अगर इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस लिए तो इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, तो अगर एफ ए बी है तो एफ ए बी इक्वल होगा किसके, माइनस एफ बी ए के। इसका यूज आगे हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करने में। अब मोमेंटम खत्म हो गया, ये कोलिजन कितने टाइम के लिए हुआ, टाइम टी सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए, टाइम टी सेकेंड के लिए इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। अब उसके बाद क्या हो गया, दोनों बॉल फिर से सेपरेट हो जाएंगे, ए एंड बी। इसका मास m1 था, m1 ही रहेगा, इसका मास m2 था, m2 ही रहेगा। चेंज क्या हुआ होगा, वेलोसिटी। अब इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2। ठीक है, तो अब हम आपको क्या बताएं कि हमें इन दोनों फोर्स को इक्वल करना है, हमें इन दोनों फोर्स को इक्वल करना है। तो हमें क्या निकालना होगा, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो अब हम लोग यहां से देखते हैं कि टोटल मोमेंटम ए का मोमेंटम क्या है, ए का इनिशियल मोमेंटम, बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 और बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम है m2 u2। अब बॉल ए का फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 और बॉल बी का फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m2 v2। टोटल टाइम क्या है, t सेकेंड। तो अब यहां पे चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ a के लिए, 4a। चेंज इन मोमेंटम क्या आया हमारे पास, 4a के लिए चेंज इन मोमेंटम आ गया m1 v1 माइनस, बोलो, m1 u1। ठीक है, अब यहीं पे रेट ऑफ चेंज निकाल लें। तो अगर हम लोग यहीं पे फोर्स ए बी अगर निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। अब यही अगर हम लोग एफ बी ए निकालना चाहें तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। अब हम लोगों ने यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ से क्या किया, न्यूटन के थर्ड लॉ से दोनों फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट बताया है, डायरेक्शन अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। यहां पे हम लोग जस्ट न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई किए। तो यहां पे हमको क्या करना था, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो इसके साथ माइनस साइन लगाना होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से यहां पे हम लोग माइनस का साइन लगाए। अब टी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आया हमारे पास, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक है, अब v वाले टर्म को एक साइड, u वाले टर्म को एक साइड, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, अब
LHS को RHS, RHS को LHS कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये जो आया हमारे पास, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैथमेटिकली। यहाँ पे ये क्या आया, यहाँ पे अगर देखिए तो हमने क्या किया, M1 U1 प्लस M2 U2, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है। ये है हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये क्या आया है, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहां से हम लोग कंफर्म हो गए कि टोटल मोमेंटम जो बिफोर इम्पैक्ट है वो इक्वल रहा टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट का। तो हुआ क्या, इसका जितना लॉस हुआ मोमेंटम, दूसरे का उतना ही मोमेंटम गेन हुआ। तो यहां से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फाइनली समझ चुके हैं। बस ध्यान यहां पे आपको रखना है कि जितना फोर्स ए लगा रहा होगा बी पे, उतना ही फोर्स बी ए पे भी लगा रहा होगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसके लिए हमने दूसरे फोर्स का साइन माइनस किया। हम इसका भी माइनस कर सकते थे, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आता हमारे सिस्टम पे। है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg with a velocity of 300 meter per second. Now calculate the recoil velocity of the gun. तो यहां पे हमको दो सिस्टम चुनना है, इम्पैक्ट चुनना है। तो यहां पे सिस्टम क्या है, पहला सिस्टम है जब हम लोग बुलेट को गन में लोड करके ट्रिगर पे हाथ धर के खड़े हैं, ट्रिगर पे हाथ रखे खड़े हैं। तो अभी क्या है सिस्टम हमारा, बुलेट और गन। बुलेट कहाँ है, गन के अंदर, दोनों एक जगह पे है, दोनों रेस्ट में है। तो पहले इम्पैक्ट क्या हुआ, फायर किए हम, इम्पैक्ट क्या है हमारा, फायरिंग, और उसके बाद गोली चली। तो यहाँ पे इनिशियली सिचुएशन कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमारा ट्रिगर, ये हमारा बुलेट। अब यहाँ पे हमारे पास गन का मास दिया हुआ है, गन का मास है 6 kg और बुलेट का मास है 10 ग्राम। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, बुलेट का जो मास 10 ग्राम है, इसको सबसे पहले हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे मोमेंटम फाइंड करते समय। ये स्थिति है। और दोनों का वेलोसिटी क्या है, इनिशियल, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब क्या हुआ, फायरिंग हो गया। अब क्या हुआ, फायरिंग जो है वो हो गया। और बुलेट जो है, ये 10 ग्राम वाला बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और 6 kg वाला गन जो है, न्यूटन साहब क्या बोले थे थर्ड लॉ में, अगर बुलेट आगे गया तो गन पीछे जाएगा। तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहां पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट 10 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए अपॉन 1000 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन हो जाएगा 6 kg इंटू 0 इक्वल्स टू 0। टोटल मोमेंटम क्या आ गया, टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इज 0। तो अब इंपैक्ट के बाद की बात करते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए तो गन रिकॉइल जिस डायरेक्शन में किया उसका डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ गन जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 6 इंटू माइनस बी, यानी कि -6b kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इसका बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, बुलेट का मोमेंटम मास इंटू
वेलोसिटी यानी कि 10 ग्राम अपॉन 1000 इंटू 300 यानी कि इसका आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम क्या हो गया? टोटल मोमेंटम हो गया -6v + 3। टोटल मोमेंटम क्या हो गया? -6v + 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट के। तो -6v + 3 को इक्वल करना होगा किसके? 0 के। तो -6v इक्वल्स टू -3, v इक्वल्स टू क्या आया? 3/6, v इक्वल्स टू 1/2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि गन किस वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा? 1/2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो यहां पे हमारा रिकॉइल वेलोसिटी हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास दूसरा सवाल है। द कार A of mass 1500 kg is traveling at 25 meter per second, collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car A becomes, after collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the वेलोसिटी ऑफ कार B। कार A जो है अभी 25 मीटर के स्पीड से जा रहा है, कार B का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। दोनों के बीच कोलिजन हुआ, फिर दोनों जब सेपरेट हुए तो कार A का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहां तो हम लोग कह सकते हैं कि कार A का वेलोसिटी अगर डिक्रीज हुआ तो कार B का वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो अब यहां पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हमारे पास सिस्टम क्या है? ये हमारे पास इनिशियल सिस्टम है, ये हमारा इम्पैक्ट हो गया और ये हमारा आफ्टर द इम्पैक्ट सिस्टम है, इम्पैक्ट के बाद का सिस्टम है। तो अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ कार ए क्या होगा? यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा कार ए का 1500 इंटू 25 प्लस कार बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। अब यहां पे क्या हो गया? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका हम लोग मान लिए कि u है, इसका वेलोसिटी क्या हुआ? नहीं, जो भी है वी बी ही रखते हैं। तो 1000 इंटू वी बी। हमको फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है? बाहर ही रहो। यहां पे आ गया हमारे पास 34500 प्लस 15,000। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया हमारा? 005, उसके बाद 5 + 4 9, 3 + 1 4, इतना ही आएगा। सही है? ठीक है ना? ठीक है। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट इतना प्लस 1000 वीबी। तो अब हम इसको इक्वल कर देंगे इसके। तो अब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या आ गया?
प्लस 1000 VB इक्वल्स टू 49500। इसको हम लोग उधर सेंड कर देंगे। क्या आ गया 1000 VB इक्वल्स टू माइनस करो 00591। अब VB इक्वल्स टू क्या आ गया 19500 अपॉन 1000 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 19.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो हमारा कार B है इसका वेलोसिटी हो गया हमारे पास 19.5 मीटर पर सेकेंड। पहले ये कार 15 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा था और आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी हो गया 19.5 मीटर पर सेकेंड।